मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। हमारे पॉलिटिशियंस हमें बोर होने का मौका नहीं देते, कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करते रहते हैं जिसमें तफरीह के मौके निकल ही आते हैं और बहुत इंजॉयमेंट के मौके फराहम करते रहते हैं हमें कि हम उनकी बहुत ही मज़ाहिया सी गुफ्तगू सुने, हम उनके मज़े के जो वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, फिर वो ऐसी सूरत हाल पैदा कर देते हैं कि सब बिल्कुल सामने बैठ जाएं टीवी के और देखते रहें कि ये हो क्या रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सबने देखा कि किस तरीके से अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान असम्बली के फ्लोर पर जो मार्का हुआ था, जो जिसके हाथ में जो चीज़ आई थी वो दूसरे की आंख पर मार दी, पाँव पर मार दी और ज़ख्मी करते रहे एक दूसरे को। ऐसा तो शायद दुनिया में कभी ना हुआ। अच्छा, अब जो सूरत हाल पेश आई है वो वैसी तो नहीं है, लेकिन है बहुत दिलचस्प। बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान बहुत ही मज़े की नोक झोंक हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिलावल भुट्टो ने शाह महमूद के साथ ये जो तकरीर की है, जो स्पीच की है और उनसे बात की है, ये उन्होंने तमाम बदले जो पिछले ले लिए हैं, जो कुछ उनको बिलावल भुट्टो को कहा जाता रहा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बल्कि एक आध दफ़ा वो वाली कुछ वीडियोस दिखाई कि जिसमें बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ ऐसे वर्डिंग यूज़ की जाती है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वो तकरीर कर रहे हो असेंबली फ्लोर पर, तो पीछे बैठकर जो पीटीआई के रुकन हैं वो उन पे आवाज़ें कसते हैं। जिस तरह गलियों में इस तरीके से आवारा लोग या गुंडे जो होते हैं वो इस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। हैरत होती है कि लोग वैसी लैंग्वेज असेंबली के फ्लोर पर कैसे कर लेते हैं इस्तेमाल। मतलब एक ऐसी जगह कि जहाँ पर आपको हर चीज़ का पास करना होता है, अदब करना होता है हर चीज़ का। अब कानून है वहाँ पर, एक आइन का एक सिंबल होता है वो जो नेशनल असेंबली है, वहाँ पर बैठकर और सेनेट में इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये जो है ये बहुत ही, तो मैं जो बात कर रही थी कि लग रहा था कि उन्होंने अपने सारे पिछले ना बदले ले लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ उन्होंने देख के वो जो खिताब कर रहे थे, ऐसे ही लग रहा था कि वो उन्हीं से एड्रेस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, क्योंकि वो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी में तो एक बहुत लंबे अरसे तक रहे शाह महमूद कुरैशी साहब पहले, तो उन्होंने कहा, बिलावल ने कहा, मैं बिल्कुल छोटा सा होता था जब मैं देखता था हमारी पार्टी के लिए आपको नारे लगाते हुए, और आपने तो मेरी माँ यानी बेनज़ीर भुट्टो और मेरे वालिद यानी उनके जो आसिफ अली जरदारी हैं, उनको जरदारी को दोबारा लाने के लिए कि हम इसको एक मरतबा दोबारा लाएंगे, हम एक जरदारी सब पे भारी, ये वाले नारे लगाते हुए मैंने आपको सुना है। और उन्होंने कहा पीटीआई को यानी हुकूमती जमात को कि आपके लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है। इसकी वजह यह है कि हमेशा ये ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। जब ये हमारी पार्टी में थे तो सबको जाके कहते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ीर आज़म ना बनाओ, वज़ीर आज़म मुझे बनाओ। अच्छा, ऐसा करते मेरा ख्याल है कि मेरे कहने से आपको शायद इतना मज़ा ना आए। मैं आपको ज़रा ये वीडियो दिखाती हूँ, पहले ये देखिएगा, उसके बाद मैं आपको शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसका जवाब कैसे दिया वो भी दिखाऊँगी। जनाब स्पीकर, जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जी नहीं जनाब स्पीकर, आपने उसको 2 दफा सुना। नहीं, अब उसने बार बार मेरे नाम लिया, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसको उतना अहमियत नहीं देता हूं। आप मुझे अपना बात मुकम्मल नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस साइड टॉक पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैंने उसको भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। वो जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। थैंक यू जी, थैंक मैं यू। आपके सामने सच नहीं करा रहा हूं, यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। थैंक यू जी।
ये आपने बिलावल भुट्टो की वो बोलने की रवानी और जोश और जज्बा आपने देखा, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को सही ठीक ठाक सुनाई है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इनका जवाब भी दिया है। मैं वो आपको जवाब दिखाती हूँ, फिर ज़रा ये डिस्कस करते हैं कि क्या उन्होंने वो सही तरह जवाब दे पाए हैं बिलावल भुट्टो को या नहीं। पहले देख लीजिए कि शाह महमूद कुरैशी ने इनके जवाब में क्या कहा है। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, इतने से, जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं जनाबे वाला, ये बात करते हैं, जानता हूं। और ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में, 2018 में तुम्हारी जमानत सब करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। लगता है तिफले मकतब है अभी। नो क्रॉस टॉक, अभी नो क्रॉस टॉक, बड़ा नो सफर क्रॉस करना टॉक। है जनाबे वाला। ये नो क्रॉस गिलानी टॉक, की प्लीज। बात करता है, इसने गिलानी की बात की है, यूसुफ रजा की। कम से कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो बिलावल, गिरबान में झांक के देखो, तुम्हें असलियत नजर आ जाएगी, तुम्हें अपना पता चल जाएगा, आप ना करें, प्लीज। पता चल जाएगा कितने पानी में हो। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे एजेंडे हो? पे आ गए हो। परेशान हो गया बच्चा परेशान हो गया। आज बच्चा बहुत परेशान है। मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूं जान देता फिर सही। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का जवाब भी सुन लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जवाब वो सही नहीं दे पाए, थोड़ा सा ज़रा उन्होंने मार्जिन रख लिया। अब ये उन्होंने ख़ुद से रख लिया, इसकी वजह एक और भी है। देखें, एक वजह तो ये भी है कि ज़ाहिर है कि बिलावल भुट्टो वाकई उनके सामने बहुत छोटे हैं, और हमने ये देखा है कि बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ जिसने जो भी ज़ुबान इस्तेमाल की, आज तक शाह महमूद कुरैशी ने कभी कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं की। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी ने इस तरह की लैंग्वेज किसी के ख़िलाफ़ भी ऐसा यूज़ नहीं की, और लेकिन ये बात वैसे दिल को लगती है जो बिलावल भुट्टो ने कही है कि PTI के लिए क्या वो इस लिहाज से ख़तरा है कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। क्योंकि कई मरतबा हमें याद है कि जब जहांगीर तरीन PTI में हुआ करते थे तो उस वक्त ये होता था कि अच्छा, अगर वज़ीर आज़म की कोई चॉइस यहाँ पे होती है, फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान के बाद, वैसे तो इमरान खान के अलावा कोई वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता। इसकी वजह ये कि PTI की सारी हैसियत ही इमरान खान की वजह से है। माइनस PTI का तो कोई सवाल ही नज़र नहीं आता ना, लगता ही नहीं कि कोई मुस्तकबिल है PTI का। माइनस इमरान खान तो PTI का कोई मुस्तकबिल ही नज़र नहीं आता। लेकिन उस वक्त भी जब ये कहा जाता था तो सब कहते थे कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो उन दोनों में टकरा होता था। और जिस तरह बिलावल ने कहा कि जो अगर माजी में देखा जाए तो जाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी अब इतने मंझे हुए सियासतदान हो चुके हैं, इतने सीनियर, और वो कह रहे थे कि उनकी जब PP में थे तब भी वो फॉरेन मिनिस्टर थे, अब PTI में भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि बहुत ही उनको सीनियर पॉलिटिशियन कहा जाता है। और ख़ास तौर पर फॉरेन अफेयर्स में तो वो एक अरसे तक ये वाली जो वजारत है इसके मज़े चखते रहे हैं, और जाहिर है कि बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो यही वजह है कि वो हर पार्टी उनको एज ए फॉरेन मिनिस्टर ले लेती है। लेकिन वज़ीर आज़म वो बनना चाहते होंगे, वो कहें या ना कहें। इसकी वजह ये कि जाहिर है कि उनको इतना अरसा हो गया पॉलिटिक्स में, तो उनका दिल तो चाहता होगा कि वो वज़ीर आज़म बने। तो ये जो कहा, तो देख सकते हैं शाह हो सकता है कि शायद इस हवाले से वाकई वो PTI के लिए ख़तरा हो, कहीं ना कहीं उनको जैसी जगह मिले और वो कहीं लें। अब ये वाली जगह मिल गई है, तो वो जो ऊँट की एक मिसाल है ना कि थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बाकी जगह खुद ही बंदा बना लेता है, तो वज़ीर आज़म बनने से फिर उन्हें रोक नहीं कोई सकेगा। लेकिन बहरहाल ये दोनों की जो बातें हैं ये बहुत ही दिलचस्प आप रही आज। और बिलावल भुट्टो वैसे तो बड़ी धांसू किस्म की तकरीरें करना शुरू हो गए हैं, और अब पहले वो थोड़ा सा वो होते थे, लेकिन अब जब वो देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ से बहुत ऐसी डेरोगेटरी लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है, तो फिर अब उन्होंने भी बिल्कुल ठीक ठाक सीधे होके जो है गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। अच्छा, एक तो ये थी बात। दूसरी ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर भी बड़ी ही दिलचस्प थी। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्पीचेस होती हैं वो हमेशा ही बड़ी दिलचस्प होती है, क्योंकि वो मासूमियत में
कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहते हैं कि वो फिर दूर तक बात जाती है, लोगों को बात करने का मौका मिल जाता है। आपको याद होगा मुर्गियाँ और अंडे उनके कितने मशहूर हुए थे प्राइम मिनिस्टर के, और वो बहुत अरसे तक वो वाली बात चली थी। उसके बाद भी उन्होंने कई मरतबा ऐसी बातें की, बल्कि अब इस तकरीर में उन्होंने ये कहा कि काफ़ी अरसे के बाद ये उन्होंने तकरीर की तो कई एक ऐसे जुमले बोले, जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दूध है। तो बड़ी हैरानी हुई, लेकिन आगे जो है वो सारी उन्होंने जब तफसील बयान की कि पाकिस्तान में जो डब्बे का दूध है उसमें क्या कितना वो क्या कहना चाहिए कि क्वालिटी में लो होता है, उसमें क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते हैं, फिर दूसरे मतलब ये जो मसला है इस हवाले से वो उन्होंने किया। लेकिन क्योंकि वो जुमला ऐसा बोल जाते हैं जो हर एक की ज़ुबान पर आ जाता है कि अच्छा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दूध है। इसके अलावा उन्होंने जो एक बात की उसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए, वो बनती है। उन्होंने ये कहा कि वैसे तो उन्होंने कई पॉइंट्स ऐसे किए जिसके ऊपर गुफ्तगू बनती है, लेकिन मैं एक पॉइंट पे इस वक्त करना चाहूँगी जो उन्होंने कहा कि जब बिन लादेन को यहाँ पर मारा गया तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, दूसरों मुल्कों के जो पाकिस्तानी थे वो रो रहे थे, उनका ये कहना था। तो सोचने की बात ये है कि मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है कि वो क्यों रो रहे थे जो दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी थे। क्या हुआ था, उनको बड़ी बदनामी महसूस हो रही थी कि पाकिस्तान से पकड़ा गया है बिन लादेन, उनको बड़ी बदनामी महसूस हो रही थी कि वो देखो दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं और अब उनके साथ क्या किया जाएगा कि इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द उनके मुल्क से पकड़ा गया है, तो वो बेचारे दूसरे मुल्कों में उनके साथ क्या सलूक होगा। इस वजह से वो मातम कर रहे थे, रो रहे थे। क्या वजह थी, उन्होंने इसकी तफसील में वो नहीं गए। लेकिन ये वही बिन लादेन है जिनको कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहीद कह चुके हैं, और ये वही सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द है जिसको हमारे वज़ीर ख़ारजा दहशतगर्द कहते हुए लड़खड़ा गए थे, बल्कि चुप हो गए थे और ख़ामोश हो गए थे। उनको एक ऐसी लंबी चुप लगी थी कि उनके वो वाले एक्शंस पूरी दुनिया ने देखे। तो और फिर एक और बात जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो भी बड़ी गौर तलब है। उन्होंने जैसे कहा कि जो अल्ताफ़ हुसैन बाहर यूके में बैठे हुए हैं, तो अगर हम यहाँ से पाकिस्तान से उन पर ड्रोन मारना चाहेंगे तो क्या बरतानिया की हुकूमत हमें इजाज़त देगी। एक तो वैसे ये बहुत हंसी वाली बात इसलिए है कि एक पीएम प्राइम मिनिस्टर जब ऐसी बात करता है तो बड़ी अजीब सी, असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर अभी 2 दिन पहले बल्कि 1 दिन पहले इंडिया आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपने वहाँ पे जो है ड्रोन के ज़रिए दहशतगर्दी करवाई है, आपने वहाँ पे ड्रोन छोड़े हैं, फेंके हैं, और साथ ही आप ये कहते हैं कि हम यहाँ से अगर ड्रोन मारेंगे अल्ताफ़ हुसैन पे तो मतलब आप ये क्या साबित करना, आपने ये दुनिया को कह दिया कि आप ऐसा चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम यहाँ से ड्रोन मारेंगे, हम यहाँ से जो है किसी को भी दुनिया के किसी भी हिस्से में ड्रोन मार के उसको हम मार सकते हैं। इसका एक जो मैसेज जाता है ना वो ये भी है, जो कि बड़ा ही गलत है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए। बेशक आपको कोई लीडर पॉलिटिशियन कोई भी ऐसा जितना मर्ज़ी नापसंद हो, आप उसकी आइडियोलॉजी के जितने मर्ज़ी ख़िलाफ़ हों, किसी की आइडियोलॉजी से इख्तलाफ रखने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि उसके ऊपर हम ड्रोन मारेंगे। और चले अगर हम मान भी लें कि हाँ जी एक पास्ट जो गुज़रा है, माजी जो गुज़रा है, उसमें ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहने में हक़ बजाने में, लेकिन मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो शायद ये भूल गए थे कि उनकी पार्टी के जो इस वक्त वज़ीर कानून हैं फ़रोग़ नसीम साहब, वो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी के ही हैं, और उन्होंने अपने लीडर अल्ताफ़ हुसैन के लिए कहा था, नेल्सन मंडेला उनको बोला था। तो वो अगर इतना इख्तलाफ है पीएम को उनसे, तो फिर उनको वज़ीर कानून क्यों बनाया हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी है जिनके साथ आपकी एफिलिएशन, आपकी जो कोalition गवर्नमेंट बनी है वो किसकी पार्टी के साथ बनी है वहाँ पर सिंध में, अल्ताफ़ हुसैन की वो वाली पार्टी जो पहले उनकी हुआ करती थी। ऐसा ही है ना। तो अब आप जो हैं वो ये कह रहे हैं, तो अब मसला ये है कि बड़ी अच्छी बात है अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है आप ये समझते हैं। मसला ये है कि फिर आपने उनकी पार्टी के साथ उनके लोगों को क्यों रखा अपनी पार्टी में, अपनी हुकूमत में। आपकी हुकूमत उनके साथ बनी है, तो यही तो वजह है कि जो हुकूमत पे एक वो बात की जाती, इल्ज़ाम लगता है कि एक तरफ आप जो काफ लीग है उसको आप कातिल लीग कहा करते थे, वो अब आपके साथ कोalition में मौजूद है। जो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी है उसको आप उनको अभी तक क्या क्या कह रहे हैं, और उनकी पार्टी आपके साथ हुकूमत में है। ऐसा क्यों है भाई, ये दोगलापन फिर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये आप हुकूमत ना बनाते,
आप कोalition ना करते, पार्टी तो आपको नहीं पता था उस जिसको आज आप कह रहे हैं, तो पार्टी भी उसी की है, उसी के लोग हैं जो उसको इतना एक अजीम लीडर कहा करते थे, तो उसके लोगों को आपने अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। ये तो अच्छा हैरत की बात है कि फ़रोग नसीम साहब के तो आंसू नहीं निकल पड़े इस बात पे जो वज़ीर आज़म ने आज कही, क्योंकि फ़रोग नसीम साहब तो नेल्सन मंडेला का करते थे अल्ताफ़ हुसैन को। तो मुझे तो हैरत है कि वो अब फिर भी रहेंगे इस हुकूमत में, इस पार्टी में, क्योंकि वो तो बड़े ही बेचारे रंजीदा हुए होंगे। और बल्कि जो भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं इस पार्टी के और अंदर से वो अभी तक वही हैं, उसी तरीके से हैं, तो उनके तो दिल बड़े दुखी कर दिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। चलें अब असम्बली से निकल के ज़रा थोड़ा बाहर निकलते हैं और हम पहुँचते हैं ज़रा सिंध के हाई कोर्ट तक। वहाँ पर एक मरतबा फिर एक ऐसा फ़ैसला लिया गया है जो बिल्कुल समझ में ना आने वाला है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों की समझ कभी भी ठीक नहीं होगी, और ख़ास तौर पे ये जो अथॉरिटीज़ बैठी होती हैं और इस तरह के स्टेप्स लेती हैं, उनकी तो समझ नहीं आती। जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, ये एक न्यू मीडिया है दुनिया का, जिसके बलबूते पर अब दुनिया चल रही है। यानी आप सोचिए कि हर खबर इससे बाहर निकलती है। और यही नहीं, किसी भी मुल्क में एक सोशल मीडिया जो है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा आता है और बिलियन डॉलर्स आते हैं, जिसकी बिना पर सब इसको और प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। हालांकि अभी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, फिर भी सिंध के हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने टिकटॉक पे एक मरतबा फिर बैन लगा दिया। और उन्होंने बैन क्यों लगाया? बैन लगाने का मतलब ये है कि आपने इतना बड़ा एक ज़रिया बंद कर दिया कि जो पैसा आ रहा था आपने उसको रोक दिया। मतलब जो लोगों को मिल रहा था, चलिए वो तो बेचारे भूखों मर जाए, उससे तो आपको कोई वो है ही नहीं ना। जो मुल्क को उससे आसानी होती है और फ़ायदा होता है वो भी आप नहीं देखते, क्योंकि आप लोगों को उन जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनका तो इल्म ही नहीं ना। एक जज को क्या इल्म होगा किसे, लेकिन बहरहाल ऐसी अथॉरिटी पे तो इल्म होना चाहिए हर चीज़ का। उन्होंने टिकटॉक पे बैन इसलिए लगाया है क्योंकि उनका कहना ये है कि ये गैर इस्लामी है और इस पे जो है LGBT के हवाले से जो है कोई कैंपेन चलाई गई और वो वाला जो ट्रेंड है वो पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक ठीक ठाक ट्वीट की है, जिसके ऊपर फवाद चौधरी ने ये कहा है कि जो जुडिशल एक्टिविज़म है पाकिस्तान से वो ख़त्म होना चाहिए। इसकी वजह यह कि जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से, कुछ ऐसे कोर्ट्स के डिसीजंस जो ऐसे होते हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखिए ना, टिकटॉक आपने बंद कर दिया पता नहीं कितने दिन के लिए, महीनों के लिए, तो जो नुकसान होगा वो कौन पूरा करेगा? वो जज साहब पूरा करेंगे पाकिस्तान का वो नुकसान, सिर्फ इसकी वजह से कि वो आपको गैर इस्लामी लग रहा है। आपसे कोई पूछे, कोई जज साहब से जाकर पूछे कि सर जो आपके हाथ में मोबाइल है ये इस्लामी है? आप व्हाट्सएप जो यूज़ करते हैं वो इस्लामी है? आप उसके ऊपर जो एड्स आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं चीज़ें मुख्तलिफ उस पर सोशल मीडिया पे, वो सब इस्लामी है? आप जो यहाँ पर ये जो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो सब पीते हैं वो सब इस्लामी है? भाई इस तरह की तो एक एक चीज़ हम करना शुरू करें तो आप इस्लामी गैर इस्लामी करने पे आएँ तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें तो निकालनी पड़ेंगी। आपका तो लाउड स्पीकर के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। और ये भी आपको बताएं कि किसी अननोन बंदे की, कोई नहीं जानता उस आदमी को, उसने उठ के एक दरख्वास्त दी थी, एक पटिशन दायर की थी कि जी ये जो टिकटॉक है ये पाकिस्तान में इस तरह की गैर इस्लामी जो है वो सोच फैला रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जो कि बड़ी फहाशी फैला रही हैं, बड़ी काबिल एतराज़ हैं। बिल्कुल इसी तरह की जिस तरह हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़े बड़े मीडिया के लोग भी वो इस तरह की ट्वीट्स कर देते हैं। मसलन कई दफ़ा हमने देखा कि सार अब्बासी साहब ने कोई ऐसी तस्वीर लगी होती है, बिल बोर्ड, एक वो नरगिस फ़खरी का बिल बोर्ड था, उसके ऊपर एक ऐसी ट्वीट की थी उन्होंने कि वो उनकी हिट हो गई ट्वीट और ऐसी वो गई उसके ऊपर। ज़ाहिर है आप जानते हैं इसके ऐसा जब टॉपिक पे वो हुआ, ये था कि जो नरगिस फ़खरी हैं उनकी जो तस्वीर है वो पूरे आधे सफ़े पे, एक अखबार के पेज पे वो वाली तस्वीर थी जिसमें वो रेड ड्रेस पहन की, शायद किसी मोबाइल की थी, वो लेटी हुई थी और वो पूरे अखबार पे आई हुई थी। उसके ऊपर उन्होंने कोई मेरा ख्याल है कि ऐसी ही किसी बात पे की थी। तो ये बातें भाई आप देखें और आगे चले जाएं। आप अगला सफ़ा पलट लें, आप वो ना देखें, वो देखना भी ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के वाकई उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस तरह के जुडिशल एक्टिविज़म पे पाबंदी लगनी चाहिए। चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।